नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 1 अक्टूबर आल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 100% ओरिजिनल हैं, रियल हैं और एक्यूरेट आंसर के साथ हैं। जिन भाइयों का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में लगा हुआ है उनके लिए वीडियो वरदान हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और जिन भाइयों का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में लगा हुआ है वो वीडियो जरूर ध्यान से देखें और केवल प्रश्नों को न देखें, केवल आंसर न देखें, जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं उन प्रश्नों के साथ उसको जरूर से ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके लिए क्या है, अमृत के समान है, रामबाण है आपके लिए है वो। ठीक है, पहले प्रश्न की अगर बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीके रंगराजन। अब टीके रंगराजन के बारे में अगर बात करूं तो आप पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ सीपीआईएम नेता हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम के बारे में अगर बात की जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजन और साजन मिश्रा का संबंध किस घराने से है। राजन और साजन मिश्रा का संबंध जो है बनारस घराने से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता पाई थी। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता अंग्रेज अधिकारी और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ठीक है, अब बात अगर आए कि कहाँ मिली थी, क्या पढ़ा था उन्होंने, तो उन्होंने 1837 में सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा था। इसी शब्द के आधार पर उन्होंने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। ठीक है, देखिए अभी पिछले शिफ्ट में सांची का स्तूप आया था। ठीक है, अब सांची के स्तूप से मिलता जुलता प्रश्न ये आया। ठीक है, इसलिए प्रश्न जो भी आते हैं ना उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, उनके साथ जो फैक्ट बताए जाते हैं उनको भी ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेट ग्राउंड पर सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट निकालकर हवा में लहराई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। कहाँ है भैया, इंग्लैंड में है ये। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपनी टी शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। यह घटना साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में जीत के बाद हुई थी। इस मैच में युवराज सिंह ने 69 रन और मोहम्मद कैफ ने नाबाद 87 रन बनाया था। सौरव गांगुली की किताब है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है और कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं था। अगला प्रश्न है कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 के समय भारतीय रेफरी कौन था। तो जवागल श्रीनाथ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर किसकी रचना है। तो द व्हाइट टाइगर जो है अरविंद अडिंगा की रचना है। ठीक है, रटा ट्राई क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है कि द व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है इनका अरविंद अडिंगा साहब का, इसको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और ये पुस्तक बुकर पुरस्कार पाने वाली चौथी पुस्तक है, मतलब चौथा ये पुरस्कार है बुकर पुरस्कार के मामले, मतलब किसी भारतीय लेखक को चौथा पुरस्कार मिला है। इसके पहले सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। देखिए जो किताबें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो शामिल किया है मैंने, चाहे वो सलमान रुश्दी हो, चाहे अरुंधति राय हो, चाहे जो किरण देसाई हो, ये सारी किताबें बार बार रिपीट होती हैं, बार बार पूछा जाता है मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं उन पे जरूर से ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि घोड़े मुड़नी लोक नृत्य कहाँ का है। घोड़े मुड़नी लोक नृत्य जो है गोवा का है। ठीक है, यह त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। 18 वर्ष। कितनी भैया, 18 वर्ष। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों की उम्र 18 वर्ष शायद हो गई होगी और आपने वोट भी दिया होगा। अगला प्रश्न है कि नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक।
देखिए, कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश की आगरा की दो बहनें हैं, ठीक है, जो कथक की बनारस घराना शैली के अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध किस घराने से है, तो ध्यान रखिएगा, बनारस घराना। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नागालैंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। किसामा विरासत गांव में हार्मिल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, दिसंबर के महीने मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीदर का किला किस आकार में है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सम चतुर्भुज या आयताकार। बीदर का किला बहुत ही मजबूत किला माना जाता है। जरा कमेंट करके आप ही बताइएगा कि बीदर का किला किस राज्य में है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूफी संत बाबर के समय था, तो सूफी संत ख्वाजा अहरार, सूफी संत ख्वाजा अहरार ये बाबर के समय में थे, ठीक है। सूफी संत ख्वाजा अहरार जो है बाबर के पिता के आध्यात्मिक गुरु थे और ख्वाजा अहरार ने ही बाबर का नाम चुना था। अगला प्रश्न है 1947 में भारत का वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम पूछा गया आपसे, तो प्रोपेन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि PM स्वनिधि योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है। PM स्वनिधि योजना का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, मतलब इसी को PM स्वनिधि योजना कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में PM स्वनिधि कहते हैं, ठीक है। तो इस योजना का संबंध आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण मिलता है। इसके अलावा 7% ब्याज सब्सिडी के साथ 20,000 रुपए और 50,000 रुपए के ऋण भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड गेज की बात की जाए, ठीक है, मतलब रेल पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 1676 मिलीमीटर, ठीक है। देखिए रेल की पटरियाँ जो होती हैं वो गेज के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। गेज आपके चार हैं, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। तो बात करते हैं पहले हम स्टैंडर्ड गेज की। इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी जो होती है ना 1435 मिलीमीटर होती है, मतलब 4 फीट 8.5 इंच होती है। भारत में जो भी मेट्रो है, मोनोरेल है, ट्राम है, ये जो भी शहरी रेल प्रणालियां है ना, इसके लिए स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्रॉड गेज, इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर होती है। तो ऊपर जो आंसर मैंने आपको बताया वो ब्रॉड गेज का आंसर है, जिसको बड़ी लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। मीटर गेज, इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1000 मिलीमीटर होती है। और नैरो गेज, इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। इसे ही छोटी लाइन कहा जाता है। पहाड़ों में जो रेल चलती है ना वो छोटी लाइन है, इसे छोटी लाइन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बावली क्या होता है। देखिए बावली जो है ना हिंदू मंदिरों, इमारतों या जो बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें बावली पाई जाती है। एक प्रकार का ये कुआं है या भूमिगत कक्ष होता है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। तो बावली क्या होता है, बावली जो है पानी के भंडारण का एक साधन है। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1857 यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया एक अधिनियम था। इसके प्रावधानों में ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और उसके कार्यों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने का प्रावधान था। मतलब इसी एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से अधिकार निकल कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अगला प्रश्न है कि 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में किस भारतीय सांसद ने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ओम बिड़ला इसका राइट आंसर है। अगर आपसे 9वें ब्रिक्स सम्मेलन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
बात आपसे कहा गया 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का, तो ओम बिरला हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। 9वां जो हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आसान क्वेश्चन है, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल को बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर बना हुआ है। यह हाथीदार सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अलग अलग त्योहारों के आधार पर बिहू 3 प्रकार का होता है, बोहाग बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू। ठीक है, तो जो असमिया नववर्ष होता है ना, उसको बोहाग बिहू कहा जाता है। ठीक है, फसलों की कटाई का जो उत्सव होता है उसको काटी बिहू कहा जाता है। ठीक, तो अलग अलग उत्सवों के आधार पर बिहू का अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। ठीक है, सितारा देवी का संबंध कथक से है। इन्हें कथक की रानी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कथक की रानी किसे कहा जाता है, तो सितारा देवी नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सेल किस क्षेत्र का उपक्रम है? तो देखिए, सेल का जो फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह इस्पात बनाने वाली कंपनी है और भारत सरकार के महारत्न कंपनियों में से एक है। सेल का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? कोलकाता में है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न जो है हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है। तो क्वेश्चन डिटेल में नहीं मिल पाया, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिल पाया। हाँ, इतना कंफर्म है कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन था। तो चलिए, जहां तक संभव है हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, यह भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी और अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इसकी खोज सन 1921 में हुई थी। इस सभ्यता के बारे में कुछ खास बातें हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मतलब इस सभ्यता में कांसे के बर्तन चलते थे, कांस्य युगीन सभ्यता थी यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर हकर नदियों घाटियों में फली फूली। इसके दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में स्थित थे। ठीक है, यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। ठीक है, इस सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर, टेराकोटा और स्टीटाइट नामक सामग्री से बनी होती थी। इस सभ्यता के लोग पक्के मकानों में रहते थे। इस सभ्यता में विस्तृत जल निकासी प्रणालियां थी। इस सभ्यता में जल आपूर्ति प्रणालियां थी। इस सभ्यता में बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह थे। ठीक है, तो जहां तक संभव हुआ मैंने आपको इस सभ्यता के बारे में डिटेल में जानकारी देने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है कि द सबस्टेंस एंड शैडो किसकी आत्मकथा है? द सबस्टेंस एंड शैडो जो है ये अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा है। ठीक है, इनका असली नाम है यूसुफ खान। क्या है? यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। यह पुस्तक लेखक और पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर द्वारा लिखी गई है, जो उनके संबंधों, विवाह और फिल्मों के उतार चढ़ाव को चित्रित करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिलीप कुमार ने फिल्मों में कब प्रवेश किया या उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी ज्वार भाटा, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि यस एच जी का फुल फॉर्म पूछा गया था। यस एच जी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह। ठीक है, अगला प्रश्न अनुच्छेद 51 से संबंधित है। बार बार हर शिफ्ट में मैं आपसे कहता हूँ, सारे वीडियो में मैं आपसे बता रहा हूँ, कल भी बताया था। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कि मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको आप रट डालिए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इनको रट डालिए। मौलिक कर्तव्य से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और जब तक एग्जाम चलेगा तब तक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का संबंध किससे भैया? मौलिक कर्तव्य से है। ठीक,
ये कर्तव्य नैतिक रूप से सभी नागरिकों का दायित्व है। इन कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में 86वें संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अच्छा, महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि मौलिक कर्तव्यों को नैतिक रूप से पालन करना जरूरी है, लेकिन इनका उल्लंघन या पालन न करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रश्न ही है, इसी के बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। जो है, भारत में 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। ठीक है। कहने मतलब यहाँ जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो भी तथ्य आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे तथ्य जो है क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं कि 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में कौन कौन से हैं। ठीक। पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करिए। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। अगला है सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करना। अगला है देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित रखें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें। जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें। यही है 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? देखिए, अनुच्छेद 59 का संबंध राष्ट्रपति पद से जुड़ी शर्तों से है। ठीक है। तो अगर इसका सीधा सा आंसर बताया जाए तो राष्ट्रपति पद से जुड़ी शर्तें। ठीक है। डिटेल में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ खास शर्तें बताई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे उस सदन से इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति किसी और लाभ वाले पद पर नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति को बिना किराए के सरकारी आवास का इस्तेमाल करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा तय किए गए विशेषाधिकार, भत्ते और परिलब्धियां मिलती हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके भत्तों और परिलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग किसे कहा जाता था? ठीक है। देखिए, रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जिसका उपयोग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक किया जाता था। यह एशिया से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था तथा चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली से होकर के गुजरता था। अब बात आती है कि इसको रेशम मार्ग क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस रास्ते से रेशम का व्यापार होता था, इसीलिए इसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आरोग्य मिशन कब आया? ठीक है। देखिए, आरोग्य मिशन को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना NHPS के नाम से भी जाना जाता था। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए था, साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई थी। ठीक है। कुछ एंजाइम्स के नाम दिए हुए थे, मतलब कौन किसका पाचन करता है वो दिया हुआ था, और मैच करना था। तो ये आपको मैं आंसर राइट बता देता हूँ। जैसे प्रोटीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? अमाइलेज करता है। ठीक है। ठीक। तो चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और प्रेस ही नहीं करिएगा, आल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, आल जरूर ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।